नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल दीपक मीना क्लासेस। स्टार्ट करेंगे हमारा जो डिस्कशन चल रहा था आर्मी पब्लिक स्कूल के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे उनको हम डिस्कशन करते हुए आ रहे हैं। हमने 2016 के क्वेश्चन पेपर्स को डिस्कस कर लिया हुआ है, 2015 के पेपर को डिस्कस कर रहे हैं। मैं आपको मैथ्स एंड रीजनिंग कंप्लीट करा रहा हूँ। इसके बाद भी जैसे मुझे टाइम मिलेगा मैं अदर पार्ट्स भी इससे कवर कराता जाऊँगा। मैंने देखा हुआ है काफ़ी पार्ट्स काफ़ी यूट्यूबर्स डिस्कस करा रहे हैं और काफ़ी बहुत अच्छा चल रहा है उनका। मैथ्स एंड रीजनिंग नहीं चल रहा था तो इसलिए मैं मैथ्स एंड रीजनिंग लेकर आया हूँ ताकि आपका मैथ्स एंड रीजनिंग से किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं एटलीस्ट आपकी उससे अंडरस्टैंडिंग बन पाओ और आप अपने लेवल पहचान पाओ कि आपका भी लेवल क्या है, आपको कहाँ पर ज़्यादा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। फर्स्ट क्वेश्चन के साथ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 मीन्स आसी क्लास का फर्स्ट है, लेकिन पेपर में ये क्वेश्चन नंबर 6 आया था। 2015 का पेपर है, पार्ट 1 सेट ए जनरल एप्टीट्यूड से। शुरू करते हैं क्वेश्चन को। ए कैन हैव अ पीस ऑफ वर्क डन इन 8 डेज। ए किसी काम के किसी वर्क को 8 दिन में ख़त्म कर सकता है, 8 डेज में कंप्लीट कर लेगा। बी कैन वर्क 3 टाइम्स फास्टर देन द ए। बी ए से 3 टाइम फास्टर है। सी कैन वर्क 5 टाइम फास्टर देन ए। सी ए से 5 टाइम है। हाउ मेनी डेज विल दे टेक टू द वर्क टुगेदर। अब इनको काम को एक साथ करने में कितना टाइम लगेगा। एक बात और बता दूं, पेपर पूरा इंग्लिश में आने वाला है तो आपकी इंग्लिश में ही अंडरस्टैंडिंग अच्छी होना चाहिए। शुरू करते हैं। फिर क्वेश्चन में लिखा कि भाई ए है 8 डेज में कंप्लीट कर रहा है। यदि हम एफिशिएंसी को लेकर जाएं तो हम ये बोल सकते हैं कि ए की एफिशिएंसी 1 होगी। लेट कर लिया कि एफिशिएंसी 1। बी कितना है, बी एक से 3 टाइम फास्टर है तो बी की एफिशिएंसी 3। सी ए से 5 टाइम फास्टर है तो सी की एफिशिएंसी हो गई 5। और अगर तीनों की एफिशिएंसी का सम निकालूं तो वो कितना आ गया 9। चलो भाई, एक काम को कितने डेज में कर रहा था, नंबर ऑफ डेज की यदि हम बात कर लेते हैं, ये आपकी यहाँ पर एफिशिएंसी हो गई। नंबर ऑफ डेज यदि ए 8 डेज में कंप्लीट कर रहा है, अब बी की एफिशिएंसी तो 3 टाइम्स ज़्यादा है ए से, तो बी कितनी डेज में कर लेगा, बी इसी वर्क को 8/3 डेज में कर लेगा। सी कितने डेज में कर लेगा, सी इसी वर्क को 8/5 डेज में कर लेगा। क्योंकि इसकी एफिशिएंसी 5 टाइम ज़्यादा है तो ये टाइम कम लेगा। भाई जिसकी एफिशिएंसी ज़्यादा वो जल्दी काम कर लेगा, जिसकी एफिशिएंसी कम वो काम करने में ज़्यादा टाइम लेगा। बी की एफिशिएंसी ए से 3 टाइम ज़्यादा है तो 8/3 डेज लगेंगे। सी की एफिशिएंसी 5 टाइम ज़्यादा है तो 8/5 डेज लगेंगे। अब यहाँ पर निकालते हम टोटल वर्क। अच्छा, एक बात और बता दूँ मैं, टाइम एंड वर्क के जितने भी टाइप्स के क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं सारे क्वेश्चंस मैंने यूट्यूब पर डिस्कस किए हुए हैं। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। कंप्लीट मैथ्स नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप उसे जाकर देख सकते हो। टोटल वर्क निकालते थे हम नंबर ऑफ डेज का एलसीएम लेकर। नंबर ऑफ डेज यहाँ पर 8 है, 8/3 है एंड 8/5 है। अब आप बोलोगे सर 8, 8/3 एंड 8/5 ये तो फ्रैक्शन है, इनका एलसीएम कैसे निकालें। तो इनके एलसीएम निकालने का तरीका होता है, यदि आपको फ्रैक्शन का एलसीएम निकालना है तो जो भी आपके न्यूमरेटर हैं इन सब का आप एलसीएम निकाल दो और जो भी डिनोमिनेटर है इसका आप एचसीएफ निकाल दो। जो आंसर आएगा वही आपका इसका एलसीएम रहेगा। 8, 8, 8 का एलसीएम कितना होगा, 8 होगा। 1, 3, 5 एचसीएफ कितना होगा। देखो एचसीएफ के लिए आप कॉमन देखते हो, तीनों में कुछ कॉमन है नहीं है। एचसीएफ कितना होगा 1, तो 8 के अपॉन में तो 1 लिखने की जरूरत है नहीं, ठीक है। 8 के अपॉन में 1 लिखोगे तो 8 ही हो जाएगा। तो टोटल वर्क आ गया आपका 8, टोटल एफिशिएंसी आ गई आपकी 9। तो 8 वर्क को 9 की एफिशिएंसी से कितने डेज में कंप्लीट करेंगे, 8/9 डेज में कंप्लीट कर लेंगे। 8/9 डेज मतलब राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। करेक्ट, क्लियर है। आज क्लास लाइव नहीं हो पा रही है तो रिकॉर्डेड सेशन आपको मिलेगा। यदि आपको किसी क्वेश्चन में डाउट रहता है तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके डाउट को ले लूँगा, ठीक है। बात आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आया था वो था कि ए कार ट्रेवल अ सर्टेन डिस्टेंस टेकिंग 7 आवर इन फॉरवर्ड जर्नी। एक कार को जाने में 7 घंटे लगते हैं, एक जर्नी को कंप्लीट कर रही है 7 घंटे लग रहे हैं। ड्यूरिंग द रिटर्न जर्नी इंक्रीज स्पीड 12 किलोमीटर पर आवर, टेक द टाइम 5 आवर्स लेस। अब हुआ क्या, जाने में तो उसको 7 आवर लग रहा है, लेकिन लौटते टाइम उसने क्या करा, अपनी स्पीड को 12 किलोमीटर पर आवर इंक्रीज करा। अब स्पीड यदि वो इंक्रीज कर देगी तो जल्दी आ जाएगी। अब वो वापस कितनी आवर्स में आ रही है, 5 आवर्स में आ रही है। व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल, उसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की। देखो टाइम क्या लग रहा था उसको, यदि हम टाइम की बात करें, जाने में उसे टाइम लग रहा था 7 आवर्स और आने में उसको टाइम लग रहा है 5 आवर्स, ठीक है। अब आप मुझे एक बात बताओ, यदि आप तेज जाते हो तो आपको कम टाइम लगता है, यानी यदि आपकी स्पीड ज़्यादा होती है तो आपको टाइम कम लगेगा। और यदि हम इस फॉर्मूले की बात करें, जो हमारा फॉर्मूला होता है
डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ मैं आपको, एक कॉन्सेप्ट समझ लेना, बहुत काम में आएगा आपको। यहाँ पर डिस्टेंस तो कांस्टेंट है, यानी कि कार जा रही है और आ रही है, डिस्टेंस कांस्टेंट है। यदि डिस्टेंस कांस्टेंट हो तो स्पीड एंड टाइम में आप क्या रिलेशन निकाल सकते हो? आप यह रिलेशन निकाल सकते हो कि स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। भाई यदि आप तेज़ स्पीड से जाओगे तो आपको जाने में टाइम कम लगेगा, यदि आप स्लो स्पीड से जाओगे तो आपको जाने में टाइम ज़्यादा लगेगा। तो स्पीड आपकी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है टाइम के, यानी कि यदि हमारे टाइम का रेशो 5 और 7 का है तो हमारी स्पीड का रेशो कितना होगा? स्पीड का रेशो 5 और 7 का होगा। ठीक है बात यहाँ तक। अब स्पीड के रेशो में चेंजेस कितने का आ रहा है? 2 का चेंजेस आया। अब ये 2 का चेंजेस क्यों आया? 2 का चेंजेस इसलिए आया क्योंकि स्पीड अब 12 किलोमीटर पर आवर ज़्यादा हो गई। तो जो रेशो में इंक्रीमेंट हुआ है 2 का, ओरिजिनल इंक्रीमेंट हुआ 12 का, तो 2 की वैल्यू 12 हो गई, तो 1 की वैल्यू कितनी होगी? 6। 1 की वैल्यू 6। अब यदि यहाँ पर हमसे स्पीड पूछता तो हम 5 की वैल्यू निकाल देते, 5 × 6 करके, तो वो आ जाता हमारे पास 30 किलोमीटर पर आवर। यदि हमसे बाद वाली स्पीड यानी इंक्रीज होने वाली स्पीड का स्पीड पूछता तो हम यहाँ पे कर देते 7 × 6, 7 6 42 किलोमीटर पर आवर। हमसे क्या पूछा? व्हाट इज़ द डिस्टेंस ट्रेवल, कि उसने डिस्टेंस कितनी ट्रेवल की। भाई डिस्टेंस के लिए आप फॉर्मूला क्या यूज़ करते हो? डिस्टेंस के लिए आप फॉर्मूला यूज़ करते हो स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितनी है? 30 किलोमीटर पर आवर, 30 रखा। टाइम कितना लग रहा था यहाँ पर? 7 आवर्स लग रहा था, 7 रखा। 7 3 21, 210 किलोमीटर। ओके, यदि आपको लगे कि यार ये वाला क्यों नहीं लिया तो ये वाला भी ले लो। स्पीड कितनी है? 42, यहाँ पे टाइम कितना था? 5, तो यहाँ का मल्टीप्लाई करने पर भी 210 किलोमीटर ही आएगा। कोई सा भी स्पीड एंड टाइम लेकर आप क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। मे भी आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, नहीं आया तो कमेंट कीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो में उसे और डीपली डिस्कस कर लेंगे। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, 210 किलोमीटर्स। ठीक है बात। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, मतलब आज की क्लास का थर्ड, कि इन अ क्लास एक्सेप्ट 18 ऑल आर एबव 18 ईयर्स, यानी कि 18 ईयर्स को छोड़कर बाकी सारे 15 ईयर्स के बच्चे हैं। 15 आर बिलो 15 ईयर्स, यानी 15 ऐसे हैं जो 15 ईयर्स से नीचे के हैं। मीन्स 15 स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि बिलो हैं 50 ईयर्स से, एंड एक्सेप्ट 18 को छोड़कर बाकी जितने भी हैं वो सारे एबव हैं 50 से। लेकिन यहाँ पर ये हमारे को कंफर्म नहीं करा कि ऐसे कितने स्टूडेंट हैं जो 50 से ऊपर हैं। क्या नहीं करा? ये नहीं करा कि ऐसे कितने जो 15 से ऊपर है। तो इसका आंसर इस क्वेश्चन में बनता है नन ऑफ दीज, या फिर डाटा इनसफिशिएंट। इस क्वेश्चन में डाटा इनसफिशिएंट है, या तो इसमें यहाँ पर कोई समस्या है, या फिर ये क्वेश्चन में कोई टाइपिंग मिस्टेक है। यदि यहाँ पर बोल देता कि 18 स्टूडेंट्स आर एबव 18, मतलब 18 स्टूडेंट ऐसे हैं जो 50 ईयर से एबव है, एंड 15 स्टूडेंट ऐसे हैं जो 15 ईयर से कम है, तो हाउ मेनी पीपल आर देयर, तो हम इनको डायरेक्ट ऐड कर देते और हमारा आंसर 33 हो जाता ये वाला। लेकिन इसमें इस तरह का कुछ भी नहीं दिया हुआ था, तो हम 33 को भी नहीं मान सकते, तो हमें नन ऑफ द एबव की तरफ जाना चाहिए, या फिर डाटा इनसफिशिएंट होना चाहिए था। ठीक है ना बात। तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी आपके आर्मी में आर्मी पब्लिक स्कूल जो APS का एग्ज़ाम होता है उसमें पूछ लिए जाते हैं। आगे बढ़ जाते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 26 है, अच्छा, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। देखो क्वेश्चन समझना ये वाला ध्यान से। इस क्वेश्चन में हमें दिख रहा है 0.75 × 0.75 × 0.75। जैसे ही हमने इनको देखा हमारे माइंड में क्लिक करा कि भाई इसे तो हम 0.75 का होल क्यूब कर सकते हैं। आप बोलोगे बिल्कुल कर सकते हैं। और इसे यदि हम बनाने की कोशिश करें तो इसे हम कुछ इस तरह से ब्रेक कर सकते थे, 0.1 × 0.1 मल्टीप्लाई करेंगे, 3 डिजिट्स के बाद पॉइंट आ जाएगा, तो इससे हम 0.1 का होल क्यूब लिख सकते हैं। इतना लिखने के बाद आप मतलब बहुत ज़्यादा क्या वो फील करोगे, बहुत ज़्यादा खुशी फील करोगे कि बस नीचे भी a+a-b के क्यूब का फॉर्मूला बन जाएगा, सब कुछ कैंसिल हो जाएगा, थोड़ा बहुत ही सोल्व करना पड़ेगा। लेकिन जब हमने नीचे वाले को देखा, ये क्या बनेगा? ये आपका 0.75 का होल स्क्वायर बनेगा। ठीक है, इससे हम क्या कर सकते हैं? इससे हम 0.75 × 0.1 कर सकते हैं। ठीक है, प्लस में 0.1 है तो इससे हम लिख सकते हैं 0.1 का स्क्वायर। तो डिनोमिनेटर में आपको कुछ इस तरह से बना है, 0.75 का स्क्वायर माइनस 0.75
इंटू 0.1 प्लस 0.1 का होल स्क्वायर। ठीक है बात। अब समझना ज़रा, हम जानते हैं कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है आपका, ए क्यूब माइनस बी क्यूब होता है ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। और जो आपका ए क्यूब प्लस बी क्यूब होता है वो होता है ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ठीक है बात। ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब होता है और ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब होता है। तो यहाँ पर ए क्यूब माइनस बी क्यूब लगाओगे तो आपका कुछ इस तरह से बनेगा 0.75 माइनस 0.1 और यहाँ पर आएगा आपका 0.75 का स्क्वायर प्लस 0.1 का स्क्वायर प्लस 0.75 इंटू 0.1। और डिनोमिनेटर में आपका जो चल रहा है वो कुछ इस तरह से चल रहा है 0.75 स्क्वायर माइनस 0.75 इंटू 0.1 इंटू 0.1 का स्क्वायर। अब प्रॉब्लम यहाँ पर क्या आ गई, यहाँ पर प्रॉब्लम ये आ गई कि यदि ये माइनस की जगह प्लस होता तब तो आप इस वाले को इस वाले के साथ कैंसिल कर देते और इनको माइनस कर देते, आपका आंसर आ जाता। लेकिन ये क्वेश्चन इतना ईजी है नहीं है। ठीक है। अब क्या करना पड़ेगा इसको सोल्व करने के लिए, देखो भाई, अब एक तरीका तो इसको सोल्व करने के लिए ये है कि इसमें आप क्या करो 0.75 प्लस 0.1 का मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पर भी कर दो और यहाँ ऊपर भी कर दो 0.75 प्लस 0.1 का, तो ये ए प्लस बी का होल क्यूब बन जाएगा। और इस तरह से सोल्व करोगे बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। ठीक है। मैं इसकी एक तरीका बता रहा हूँ कि आप इस क्वेश्चन को अप्रोक्स वैल्यू से किस तरह से कर सकते हो। आप यहाँ पर देखो कि ये वैल्यू दोनों में सेम है और ये वाली वैल्यू दोनों में सेम है, बस इसमें ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू का चेंजेस आ रहा है। इन दोनों के चेंजेस आने के बाद इसका मतलब ये है कि इन दोनों का जो डिफरेंस रहेगा ना, इन दोनों का जो डिफरेंस रहेगा इससे थोड़ा ज़्यादा ही आपका आंसर आने वाला है। क्या आने वाला है, इन दोनों का जो डिफरेंस है ना उससे थोड़ा सा ज़्यादा आपका आंसर आने वाला है। तो मैं इन दोनों का डिफरेंस निकाल लेता हूँ। इन दोनों का डिफरेंस कितना निकलेगा 0.65 निकलेगा। ठीक है। इनका डिफरेंस आ गया 0.65 और इसको सोल्व करने पर जो आंसर आएगा वो कि इनका डिफरेंस है उससे थोड़ा सा ही ज़्यादा आने वाला है। ठीक है बात। तो मैं आंसर देख लूँ ऑप्शंस में कि कौन सा ऐसा आंसर है जो 0.65 से जस्ट ग्रेटर है, 0.65 से जस्ट बड़ा कौन सा वाला आंसर है। तो मैंने देखा ये वाला छोटा है, ये 1.9 तक जा रहा है और ये 2.3 और ज़्यादा जा रहा है, तो कौन सा बचा 0.845 बचा। तो राइट आंसर इसका कौन सा था 0.845 ही था। इसके अलावा इसमें यदि आप और कोई मेथड लगाओगे तो मैं श्योरिटी देता हूँ आपके मिनिमम 5 to 6 मिनट चले जाएंगे। ठीक है। और ध्यान रखिएगा 90 क्वेश्चन है और आपको 90 ही मिनट्स मिलने वाले हैं। एक क्वेश्चन में आप मोर देन 1 मिनट नहीं दे सकते, आपके बाकी के क्वेश्चन छूट जाएंगे। ठीक है बात। तो ये एक छोटा सा मैंने मेथड बताया। यदि आपको चेक करना हो तो आप इसको यदि पूरा सोल्व करोगे तो आंसर यही वाला आपका बन जाएगा। ठीक है। ऊपर वाला सोल्व करते 0.497 समथिंग आता है, सेम नीचे वाला आता है, डिवाइड करने पर 0.845 आपका आंसर आ जाता है। क्लियर हुआ। आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 41 है 7x प्लस 4y डिवाइडेड y, ये डिवाइड का साइन है, x माइनस 2y। 7x प्लस 4y अपॉन x माइनस 2y, इसकी वैल्यू फाइंड करना है इफ़ x अपॉन 2y इज इक्वल टू 3 अपॉन 2 हो तब। चलिए भाई, इसको यदि हमने थोड़ा सा सोल्व करा तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, x इज इक्वल टू आपका 3y आ गया। x इज इक्वल टू 3y आया तो x की वैल्यू 3y इस इक्वेशन में रख दो, हो जाएगा सोल्व। तो 7 इंटू एक्स की वैल्यू रखी 3y प्लस 4y अपॉन में x की वैल्यू 3y माइनस का 2y, तो 7 3 जा 21y प्लस 4y अपॉन में y, तो ऊपर कितना आ गया 25y अपॉन में y से y कैंसिल करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 25 मतलब इस ऑप्शन में नहीं दिया तो इसका आंसर 25 ही रहेगा। आप सोल्व करके देखिएगा 25 इसका करेक्ट आंसर है, ये सारे ही ऑप्शंस होंगे। इसकी जगह ऑप्शन देना चाहिए था कि नन ऑफ दिस, तब आप नन ऑफ दिस लगा सकते थे। ठीक है बात। आगे बढ़ जाते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 52 है, आज की क्लास का मे भी 5th या 6th क्वेश्चन होगा। द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इज 126800, इट इंक्रीज बाय 15% इन द फर्स्ट ईयर। फर्स्ट ईयर में 15% इंक्रीज हो जाती है एंड डिक्रीज बाय 20% इन द सेकेंड ईयर, और सेकेंड ईयर में 20% डिक्रीज हो जाती है। ठीक है।
व्हाट इज़ द पॉपुलेशन ऑफ द टाउन एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर। तो सेकेंड ईयर के बाद उस टाउन की पॉपुलेशन कितनी होगी। समझना इस क्वेश्चन को हम इस टाइप के क्वेश्चन को हम किस तरह से डील करते हैं। परसेंटेज में मैंने आपको ये बताया है कि आप परसेंटेज को फ्रैक्शन में किस तरह से चेंज कर सकते हो। यदि आपके पास 15% है उसको आप फ्रैक्शन में किस तरह से चेंज कर सकते हो और उसके बाद आपका क्वेश्चन कितना ईजी बन जाता है। 15% की यदि मैं बात करूँ तो इसे हम लिख सकते हैं 15/100। सोल्व करेंगे 5 से तो ये 3/20 आ जाएगा। 3/20 हो गया। अब ये फ्रैक्शन क्या बताती है आपको, नीचे वाली वैल्यू क्या बताती है, नीचे वाली वैल्यू बताती है कि टोटल मतलब पॉपुलेशन पहले थी 20, ऊपर वाली वैल्यू ये बताती है कि कितने का इंक्रीज हुआ या फिर डिक्रीज हुआ। यहाँ पर किसकी बात चल रही है, इंक्रीज की बात चल रही है। तो 3 क्या हुआ, इंक्रीज हुआ। यानी पहले पॉपुलेशन थी, सॉरी मैं पूरे लिख देता हूँ, 50% मतलब हो गया आपका 3/20। इसका मतलब ये हुआ पहले आपकी पॉपुलेशन 20 थी, 20 में वो कितनी बढ़ गई, 3 बढ़ गई। 3 बढ़ने के बाद कितनी हो गई, 23 हो गई। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ, 20% का डिक्रीज हुआ। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/5 अपॉन 100 करके निकाल लेते हैं। नीचे वाली क्वांटिटी बताता है टोटल, ऊपर वाला बताता है इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है। तो 50 में से 1 इंक्रीज हुआ, यानी सॉरी 5 में 1 इंक्रीज हुआ, मतलब पहले था 5 इंक्रीज डिक्रीज हुआ है। 5 में से 1 डिक्रीज होकर पॉपुलेशन कितनी बची, 4 बची। बस इनका मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा आपका। 5 से इसको कैंसिल, 4 से इसे कैंसिल करेंगे 5 टाइम, 5 5 जा 25 एंड 23। पॉपुलेशन पहले आपकी 25 थी, अब पॉपुलेशन 23 है। और ये जो 25 है इसकी वैल्यू क्वेश्चन में लिखी हुई है 126800। हमें 23 की वैल्यू निकालना है। 23 की वैल्यू निकालेंगे 126800 अपॉन 25 इंटू 23। ठीक है बात, इसे डिवाइड करना कोई टफ नहीं है, इसको सोल्व करना आपको लग रहा होगा सर इसमें तो कैलकुलेशन आ गई। तो 1268 के साथ 100 को अलग कर दो, अपॉन में कर दो 25, इंटू कर देंगे हम 23। तो इसे कैंसिल करोगे, ये आपका 4 टाइम, 4 से इसे मल्टीप्लाई करोगे, 8 4 जा 32 का 2 कैरी जाएगा 3, 8 6 24 7 कैरी गया 2, 5072 हो जाएगा। इसका 23 से मल्टीप्लाई करोगे, 5 2 जा 10, 10 से समथिंग आंसर आएगा। 10 से समथिंग आंसर आपका यही वाला है। बाकी ये दोनों कुछ ज़्यादा ही बड़े आ रहे हैं। यूनिट डिजिट देख लिया मैंने, यूनिट डिजिट 6 है, यानी कि सिर्फ ये वाला होता या फिर ये वाला होता। अब ये इसके आगे 1 लगा होता, 51 होता, तो ये थोड़ा और ज़्यादा जाता। ये सिर्फ 50 था, तो यही आपका आंसर रहेगा। चेक कर लीजिएगा आप, यही आंसर आएगा। मल्टीप्लिकेशन तो आप कर ही सकते हो। क्लियर है, आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ अ बोट इज मूविंग इन अप स्ट्रीम विद वेलोसिटी ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर। अप स्ट्रीम में 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है, एंड गोज डाउन स्ट्रीम विद अ वेलोसिटी ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर। डाउन स्ट्रीम में उसकी वेलोसिटी है 40 किलोमीटर पर आवर। इसे भी हमने काफ़ी अच्छे से डिटेल में पढ़ा हुआ है, प्ले लिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएगा। देन व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। तो स्ट्रीम की स्पीड कितनी होने वाली है, देखते हैं। देखो बोट मूव कर रही है अप स्ट्रीम में, किस वेलोसिटी से, 14 किलोमीटर पर आवर में। अप स्ट्रीम मतलब क्या होता है, डाउन स्ट्रीम क्या होता है, मैं थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन दूंगा, उसके बाद क्वेश्चन कराऊंगा। अप स्ट्रीम मतलब होता है कि आपका करंट की जो आपका करंट है वो इस डायरेक्शन में जा रहा है और आप उसके अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हो। और डाउन स्ट्रीम का मतलब होता है कि इस डायरेक्शन में आपका करंट जा रहा है और इसी डायरेक्शन में आप जा रहे हो। तो जब आप डाउन स्ट्रीम में जाओगे, तो आपकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी या कम होगी। यदि मैं लेट कर लूँ कि आपकी वेलोसिटी x है एंड जो करंट है उसकी वेलोसिटी y है, या फिर स्पीड या वेलोसिटी कुछ ही बोल लो, तो डाउन स्ट्रीम में क्या होता है, आप एक ही डायरेक्शन में जाते हो तो स्पीड इंक्रीज होगी, यानी कि आपकी टोटल स्पीड x + y हो जाएगी, जो कि कितनी दी है, 40 दी है। और यदि हम अप स्ट्रीम की बात करें तो अप स्ट्रीम में स्पीड क्या होती है, माइनस हो जाती है, यानी कि कम हो जाती है। आप अपोजिट डायरेक्शन में, यदि पानी जिस डायरेक्शन में जा रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में जाओगे तो आपकी स्पीड ऑब्वियसली कम हो जाएगी, तो आपकी स्पीड x - y हो जाएगी, जो कि क्वेश्चन में कितना लिखा है, 14 लिखा है। हमें क्या निकालना है, व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ स्ट्रीम। स्ट्रीम की स्पीड मतलब y की वैल्यू निकालना है, माइनस कर दो, ये दोनों कैंसिल, 2y = 26, तो y = 13। y = 13 मतलब ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। ठीक है, 13 किलोमीटर पर आवर। क्लियर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाउ मेनी मैसेज आर देयर इन 1 स्क्वायर मीटर ऑफ वायर गैग इफ ईच
मेस इन 8 मीटर लॉन्ग एंड 5 मीटर वाइड। तो आपको ये निकालना है कि कितने नंबर ऑफ मेसेज रहेंगे। 1 स्क्वायर मीटर का वायर है, 8 मीटर लॉन्ग एंड 5 मीटर वाइड वाले, ठीक है। तो पहले तो आप क्या करो, 1 स्क्वायर मीटर को मिलीमीटर में कन्वर्ट कर लो, क्योंकि ये दो क्वांटिटीज़ आपके पास मिलीमीटर में, या फिर मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करो। अब आप मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करोगे फिर वो डेसिमल की प्रॉब्लम आ जाएगी। तो इससे अच्छा ये है कि स्क्वायर मीटर को हम मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, और ये कन्वर्ट करना बिल्कुल भी टफ नहीं है, बहुत ही ईजी है। यदि हम 1 मीटर की बात करें तो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं। और आपके 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं, 10 मिलीमीटर होते हैं। तो यदि मैं आपसे बोलूं कि 1 मीटर में कितने मिलीमीटर होंगे, आप बोलोगे सर एक जीरो और बढ़ा दो, कितने मिलीमीटर हो गए, 1000 मिलीमीटर हो गए। ये किस में आ गए, 1 मीटर में। हमें किसके निकालना है, 1 स्क्वायर मीटर। 1 स्क्वायर मीटर, 1 स्क्वायर मीटर मतलब क्या होता है, 1 स्क्वायर मीटर मतलब होता है 1 मीटर इंटू 1 मीटर। इसे ही तो हम 1 स्क्वायर मीटर बोलते हैं। तो 1 मीटर में तो आपके 1000 थे, 1 स्क्वायर मीटर में तो अगेन 1000 आ जाएंगे आपके। एक इस वाले 1 मीटर का मिलीमीटर और एक इस वाले 1 मीटर का मिलीमीटर। तो 1 स्क्वायर मीटर में इतने मिलीमीटर हो गए आपके, ठीक है, या फिर इतने स्क्वायर मिलीमीटर हो गए। अच्छा, जो हमें एक मेज था उसका वो 8 मीटर लॉन्ग है एंड 5 मीटर वाइड है। तो इसका एरिया कितना होगा, इसका एरिया 8 इंटू 5 यानी कि 40 स्क्वायर मिलीमीटर हो जाएगा। एक का एरिया 40 स्क्वायर मिलीमीटर, तो इतने स्क्वायर मीटर में कितने मेस बन सकते हैं आपके। तो इसको आप 40 से डिवाइड कर दो। आया समझ में। तो 0 से 0 कैंसिल, 4 से कैंसिल करोगे 25,000 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 25,000 मतलब ऑप्शन नंबर बी रहेगा आपका राइट आंसर। क्लियर, आई होप सभी को क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द प्राइस ऑफ अ बुक इज 100, एक बुक का प्राइस 100 है। आ डीलर सेल्स 3 सच बुक फॉर 274.50 आफ्टर अलाउइंग अ डिस्काउंट एट सर्टेन रेट। भाई एक डीलर क्या करता है, वो 3 बुक्स को इस प्राइस में बेचता है कुछ डिस्काउंट देने के बाद। फाइंड द रेट ऑफ डिस्काउंट, डिस्काउंट का रेट बताना है कि डिस्काउंट का रेट क्या है। देखिए एक बुक का प्राइस कितना है, लिस्ट प्राइस बोलते हैं या फिर इसको मार्क प्राइस भी बोल देते हैं, वो था 100। तो 3 बुक्स का कितना हो जाएगा, 300। एंड 3 बुक्स का एसपी कितना है, 3 बुक्स का एसपी है 274.50। तो आप ये बता सकते हो कि 3 बुक्स पे डिस्काउंट कितने का मिला, दोनों को आप सब्ट्रैक्ट कर दो, निकल ही आएगा। ये 9 में से 4 जाएगा, 5 बचेगा, यहाँ पर बचेगा 2। यानी डिस्काउंट कितने का मिला, 20.50 का। डिस्काउंट किस पर मिलेगा, डिस्काउंट मिलेगा उसको लिस्ट प्राइस पर। लिस्ट प्राइस था 300 मल्टीप्लाई बाय 100। सोल्व कर लेना, 3 से यदि इसे हम कैंसिल करने जाते हैं तो 8 टाइम जाएगा, 0.5 आ जाएगा, 8.5%। 8.5% मतलब ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर। क्लियर हुआ। तो कुछ क्वेश्चन इस तरह से भी आए थे जो कि आप बहुत ही जल्दी क्रैक कर पाओगे, कुछ क्वेश्चन थोड़े से टफ भी आए थे, कुछ थोड़े से आपकी मेंटल एबिलिटी को चेक करने के लिए भी आए थे और आएंगे भी, बिकॉज आर्मी पब्लिक स्कूल का पेपर है तो थोड़ा सा टफ तो होगा ही। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब आप सभी बच्चों ने तो कर ही रखा होगा। पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं और जो बच्चे भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं आप सभी का